Hey everyone, I am Dr. Pawan Nagar from TCML and in this video मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ डॉक्टर आकिब को, जिन्होंने FMGE 2024 एग्ज़ाम के अंदर 236 मार्क गेन किए आउट ऑफ 300। एंड जो डॉक्टर आकिब हैं उनकी ऑल इंडिया रैंक सेकंड है। सो एट फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर आकिब कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इतने अच्छे मार्क्स गेन किए, इतने अच्छे नंबर्स गेन किए। Thank you so much, sir. ओके। एंड एट फर्स्ट डॉक्टर आकिब अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपनी एमबीबीएस कहाँ से कंप्लीट की। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकिब रशीद है और मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और मैंने एमबीबीएस तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज ईरान से की है और अभी रिसेंटली 2023 में मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हो गया और मैंने अभी एग्जाम दिया जैन 20 को जो हुआ था और उसमें मेरे 236 मार्क्स हैं। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। ओके, बढ़िया बढ़िया। हाँ तो डॉक्टर आकिब, आफ्टर एफएमजी रिजल्ट नियर अबाउट 1 मंथ हो गया रिजल्ट को, तो मतलब आपको इतने अच्छे मार्क्स के लिए या फिर बोल दीजिए आपकी जो रैंक आई है, तो उसके बाद आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। जो प्रिपेयर किया था, जो वहाँ पे इतने इयर्स दिए थे, स्ट्रगल थे वहाँ पे रहना, वो जब ऐसा रिजल्ट आता है तो लगता है कि नहीं, दैट वाज वर्थ इट। या वो सही जो हमने किया उसका फ्रूटफुल था। जो रिजल्ट था वो बहुत फ्रूटफुल था। सही सही कि मेहनत की हो तो यार रिजल्ट मिलने का ऐसे ही जरूर। हाँ या सर। वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप किन्हें थैंक यू बोलना चाहेंगे जिन्होंने आपके ड्यूरिंग प्रिपरेशन, मतलब कि जब आप एफएमजी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपको सपोर्ट किया, आपको मोटिवेट किया। सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहना चाहूँगा। उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। उसके बाद मैं अपने फ्रेंड्स का थैंक यू करना चाहूँगा। हमेशा साथ रहे, वहाँ पे सपोर्ट किया, मेंटल सपोर्ट किया। और एंड पे सारे प्रोफेसर्स, टीचर्स का, जिन्होंने एक वे दिखाए कि कैसे इन एग्जाम्स को करना है, कैसे मेडिकल स्कूल में सरवाइव करना है। स्पेशली मैं सर आपको थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है कि जब आप मेडिकल स्कूल में जाते हो वहां स्टार्ट करना। फिर जो सही सही। आगे मेंटेन होता है, फिर आगे जो इंसान करता है वो स्मूथली हो पाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज और डिफिकल्ट चीज जो होती है वो होती है मेडिकल स्कूल में स्टार्ट करना। और फर्स्ट ईयर में जैसे आपने सर हमें इतना इजीली पढ़ाया, बहुत स्मूथली फिर आगे हम बढ़ पाए। ओके ओके। सर आप जो ये आपके बैचमेट है कि कलीग्स है मतलब? बैचमेट्स ओके बैचमेट्स थे। बैचमेट, ओके वाह सही है। बैचमेट्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें आप एकदम क्लियरली शेयर कर पाते हैं उनके साथ। यस सर। हाँ तो डॉक्टर आकिब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने टीसीएमएल के बारे में फर्स्ट टाइम कब सुना? सर मैं फर्स्ट ईयर में था, तो अभी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हमें एनाटॉमी था। तो वहाँ जब पढ़ा रहे थे, प्रोफेसर्स पढ़ा रहे थे, तो ओके उनका ओके। जो वो लैंग्वेज होता था वो थोड़ा डिफिकल्ट होता था अंडरस्टैंड करना। तो लग रहा था कि ऐसे होने वाला नहीं है। तो मेरा एक फ्रेंड है, तो वो सीनियर था मुझसे, तो मैंने उसको बोला ऐसे एनाटॉमी बहुत हार्ड है, ऐसे समझ नहीं आता है, ऐसे उतनी आदत भी नहीं है ऐसी बुक पढ़ने की, तो क्या करूं। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे यूट्यूब पे जाओ, वहां पे देखो आप, वहां पे सोर्सेज है। तो सबसे पहले मैंने जब सर्च किया तो आपका वीडियो आया अपर लिम का, वो ह्यूमरस बोन के रिलेटेड था ओहो। सर। तो जब मैंने वो देखा तो फिर मैं फैन हो गया सर आपका। तो टोटली फिर जब हमें एनाटॉमी तो पहले सारा क्लियर मैंने आप ही से किया। ओके फिर जब आपको पहले पढ़ते थे, आपको सुनते थे, फिर जब बुक पढ़ते थे तो लगता था नहीं, ये तो सब सर ने बोला हुआ है। तो बहुत इजी हो जाता था और एग्जाम्स का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता था। ओके ओके। और फिर जब मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया वो जो मैंने देखा, मैंने उनको बोला ऐसे टफ लग रहा है या कुछ, तो फिर उनको भी वैसा लगा तो उन्होंने भी फॉलो किया। इवन अभी जब मुझे ये जूनियर्स बोलते हैं कि जब वो स्टार्ट करते हैं, मेडिकल स्कूल स्टार्ट करते हैं, वो बोलते हैं हमें एनाटॉमी ऐसे टफ है, क्या करना चाहिए, तो मैं उनको बोलता हूँ यूट्यूब पे एक ऐसे सर है जो आपको इजी वे में सारा क्लियर कर देंगे। तो थैंक यू फॉर दैट। ओके ओके। या सही है कि अगर एक बार कोई मतलब फेमिलियर लैंग्वेज में समझा दे, क्योंकि जो आउट ऑफ इंडिया के मतलब जो इंडिया का स्टूडेंट बाहर जाता है तो लैंग्वेज की दिक्कत होती है कि कोई हिंदी हाँ का सर। है, हाँ कोई सर। इंग्लिश का है। एंड अगर आपको कोई खुद की लैंग्वेज में जस्ट लाइक हिंदी में ही इजी लैंग्वेज में समझा दे तो इससे बेटर और क्या होगा। और मतलब क्या हो चीज़ें सकता है। एकदम यस डायरेक्ट सर। माइंड में जाती है। ओके। यस सर। यस सर। एंड डॉक्टर आकिब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने अब तक
TCML के कितने चार्ट्स ड्रॉ किए हैं और उन सभी चार्ट्स में से आपको कौन सा चार्ट बेटर लगा? सर मैं फर्स्ट ईयर में जब एनाटॉमी हम पढ़ते थे, या तो वहां पे जो भी आप सर ड्राइंग्स करते थे मैं वो साथ साथ ड्रा करता था। स्पेशली ब्लड सप्लाई के चार्ट्स मुझे ओह, बहुत पसंद थे। ओके। यस सर, और वो मैं ड्रा करके वो चिपकाता था दीवार पे, और मैं पूरी ब्लड सप्लाई उसी से याद करता था या शाम को देखता था, तो इजी वे में ब्लड सप्लाई सारी याद हो। जो सबसे टफेस्ट रहता है एनाटॉमी वो ब्लड सप्लाई की ब्रांचेस एक्सेट्रा रहती है, तो वो आराम से होता है। इवन नर्व सप्लाई, या नर्व्स की ड्राइंग सारी मैं खुद करता था उसके बाद। सही सही है, क्योंकि पूरा एनाटमी है ना, अगर आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो पूरी एनाटमी है उसका बेसिक माय पॉइंट ऑफ व्यू ओनली 5 है। सबसे पहले आप बोन कवर कीजिए, देन आप मसल्स कवर कीजिए, देन नर्व्स, आर्टरीज और वेन्स। अगर आपने यस इन सर। 5 पॉइंट्स पर फोकस कर दिया तो आप अपर लिम्ब अनाटमी पढ़िए, चाहे लोअर लिम्ब पढ़िए, थोरेक्स, एब्डोमेन, हेड नेक, एवरीथिंग इज क्लियर। यहाँ तक कि न्यूरो अनाटमी या फिर बोल दीजिए एम्ब्रियो भी बहुत ज़्यादा क्लियर होगी आपकी। यस सर। यस सर। एंड तो वैसे ही हाँ बोलिए। सर, सर एक्चुअली जब मैं एनाटॉमी पढ़ता था बुक से, तो वो वैसे उस पैटर्न के साथ नहीं होता था, वो मिक्स हो जाता था। फिर जब आपका सर देखते थे, पहले बोन है, फिर या उसके बाद उसके लैंडमार्क्स देखते थे, फिर उनके मसल अटैचमेंट्स देखते थे, तो वो रैप अप सारा हो जाता था, और उससे पूरा जो टॉपिक होता था वो अच्छे से क्लियर हो जाता था। सही सही कि एक ओवरव्यू मिल जाए तो चीज़ें क्लियर हो जाती है, सिंपल हो जाती है, हो ज़्यादा। क्लियर हो जाता। हाँ सर। आपको अगर मैं बोलूँ कि आप अपने जूनियर्स को TCML के कौन से 5 चार्ट्स सजेस्ट करोगे, मतलब कि आपने जितने भी बनाए तो उन सभी चार्ट्स में से 5 मोस्ट सजेस्टिव चार्ट्स कौन से हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? सर इसमें मैं बोलूंगा, एक तो ब्लड सप्लाई ऑफ हेड एंड नेक का चार्ट बनाए। ओके ओके। हाँ सर, और जो भी है, जो भी एक अगर सिस्टम का वो ओवरऑल, सर आपने बोला हुआ है कि इस सिस्टम की जो स्टार्टिंग से एंड तक ब्लड सप्लाई बोली है, वो चार्ट सारे ड्रा करें। हाँ हाँ, होल बॉडी ब्लड दूस- सप्लाई है, या हाँ होल, हाँ वो। और दूसरा, और जो मेन नर्व्स है उनकी ड्राइंग जरूर करें। लाइक अपर लिम्ब में मेन नर्व, मीडियन नर्व है, अल्नर नर्व है, ओके उनकी ओके। ड्राइंग जरूर करें खुद ही। लाइक ब्रेकियल प्लेक्सिस है, सबसे या इम्पोर्टेंट है। प्लेक्सिस आर इम्पोर्टेंट, अगर वो कंप्लीट कर लिए तो नर्व्स तो पॉइंट पे आपके। हाँ सारे, या ब्रेकियल प्लेक्सिस हो या लंबोसेक्रल प्लेक्सिस हो, इतने इजी वे में आपने ड्रा किए हैं सर। और उसके अलावा भी याद करना पड़ेगा और कौन कौन से बोलो, क्योंकि बहुत सारे हैं सर। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, 2 ही सफिशिएंट है। अनदर मैं सजेस्ट कर देता हूँ 3 चार्ट्स और। आप सबसे पहले होल बॉडी ब्लड सप्लाई का चार्ट जरूर बनाएं TCML का, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सेकंड में सर सजेस्ट करूँगा प्लेक्सिस का, मतलब कि जस्ट लाइक ब्रेकियल प्लेक्सिस, लंबोसेक्रल, जैसे आपने बताया अभी। ओके, तो ओवरऑल 3 चार्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर थर्ड और चार्ट। एक और चार्ट ये सर मैं ऐड करना चाहूंगा, या जो या हमारे पास फोरामिना होते हैं, बेस ऑफ सकल पे होते हैं, या सकल बेस पे, वो इम्पोर्टेंट है। उनके जो कंटेंट्स है वो इम्पोर्टेंट है। ओके ओके, तो आपने थर्ड चार्ट फोरामेन ऑफ स्कल्स। हाँ या सर। ओके ओके। एंड उसी के साथ मैं 2 चार्ट और ऐड कर देता हूँ। नंबर 4 चार्ट है हेड एंड नेक में फोसास का। आप पढ़ते हो ना, जस्ट लाइक टेम्पोरल, इंफ्रा टेम्पोरल, टेरिगोपलेटाइन फोसास। तो ओवरऑल टेरिकोपलेटाइन फोसा। या तो दीज फोसास आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी कोई RT का केस आएगा, हेड इंजरी का आएगा, तो ओवरऑल इस पूरे हेड की अनाटमी आपको आनी चाहिए सुपरफिशियली, क्योंकि आई नो जो आप जानते होंगे कि जो भी हेमरेज होते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल, दीज आर रिलेटेड। ओके, एंड लास्ट एंड फाइनल मैं आपको सजेस्ट करूंगा TCML के 7 डे प्लान्स, क्योंकि हमने रिसेंटली में हाँ आल यस या सर। क्योंकि हमने रिसेंटली में देखिए अभी लॉन्च किए थे अपर लिम्ब इन 7 डे, लोअर लिम्ब इन 7 डे, थोरेक्स, एब्डोमेन, हेड नेक, और न्यूरोनाटमी के भी है, बोन्स के भी है। तो ओवरऑल हमने चार्ट्स के थ्रू पूरे अपर लिम्ब को ओवरव्यू दे रखा है कि किस तरह से आपको अपर लिम्ब पढ़ना है, लोअर लिम्ब, थोरेक्स, एब्डोमेन, हेड नेक, ये सब रीड करना है। एंड ये सारे 7 डे प्लान जो इनिशियली स्टूडेंट हैं, मतलब कि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और इन चार्ट से आपको एक ओवरव्यू भी मिलेगा कि कैसे पढ़ना होता है इन सभी को। ओके, हाँ तो डॉक्टर आकिब, अब हम आपसे स्टडी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने FMGE की जो प्रिपरेशन है वो एकदम एक्टिवली कब से स्टार्ट की, मतलब कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या फिर एग्ज़ाम के बिफोर 6 मंथ, या फिर 1 ईयर बिफोर? सर, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब आप मेडिकल स्कूल में जाते हो फर्स्ट ईयर से, अगर आप सारे कंसेप्ट क्लियर करते हैं, लाइक फर्स्ट ईयर में एनाटमी है,
फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, अगर आप उस टाइम अच्छे से पढ़ रहे होते हो तो आपके लिए बहुत इजी होता है फिर एफएमजी के जब नजदीक पहुंच जाते हो तो फिर से उसके लिए प्रिपेयर करना, क्योंकि आपको ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर। अब वो चीजें होती है जो वोलेटाइल टॉपिक्स होते हैं जो इंसान को भूल जाते हैं, उनको बस आपको रिवाइज करना होता है। तो मैं ये बताऊंगा कि कोई भी एग्जाम हो वो स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। लाइक एफएमजी की प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से ही कैसे पढ़ रहे हो आप, उसी से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप पहले से ही फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है वो उसके लिए तैयार होना। फिर एक्टिव प्रिपरेशन जो एफएमजी की हो जाती है वो हो जाती है जब आपको वहां से एमबीबीएस की डिग्री मिलती है। फिर आपको 6 मंथ्स या 7 मंथ्स, लाइक मुझे हमें तो आई थिंक 4 to 5 मंथ्स मिले थे, तो उसमें टोटली फोकस्ड थे हम एफएमजी की प्रिपरेशन में। लेकिन मैं बताऊंगा जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन जो होता है एफएमजी को क्रैक करने के लिए वो होता है कि आप थ्रू आउट दोज ईयर्स कैसे कंसेप्ट्स क्लियर करते हो, कैसे बेसिक सब्जेक्ट्स क्लियर करते हो, कैसे मेजर्स पढ़ते हो, वो बहुत मैटर करता है। ओके, मतलब कि स्टार्टिंग से ही बेस क्लियर करना चाहिए, एंड देन जब हाँ आपकी सर। डिग्री कंप्लीट होती है वहाँ पे तो आपको नियर अबाउट 4 to 6 मंथ का टाइम मिलता है। तो उस टाइम आपको हाँ ज़्यादा एक्टिवली पार्टिस मतलब प्रिपेयर करना चाहिए अपने प्रिपरेशन सर। को। हाँ सर। ओके ओके। हाँ सर। एंड क्या मैं ये जान सकता हूँ कि जब आपकी एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट हो गई थी तो नियर अबाउट आपको 4 to 4 मंथ मिला होगा आपको नियर अबाउट। तो उस ड्यूरिंग दिस 4 मंथ आपका जो टाइम टेबल था वो क्या था? आप किस तरह से अपने 19 सब्जेक्ट्स को डिवाइड करते थे? सर मैं क्या करता था, एवरी डे मैं एक मेजर सब्जेक्ट रखता था, एक माइनर सब्जेक्ट रखता था। ओके। 2/3 ऑफ द टाइम में मेजर सब्जेक्ट को देता था, 1/3 ऑफ द टाइम में माइनर सब्जेक्ट को देता था। और जो मुझे लगता था कि मुझे अच्छे से आता है तो उसको मैं कम टाइम देता था। जो मुझे लगता था कि नहीं इसमें मैं वीक हूँ उसको मैं ज्यादा टाइम देता था। ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल जब मैं सर्जरी पढ़ रहा था उसके साथ साथ मैं एनाटॉमी भी कर रहा था। ओके ओके। एनाटॉमी के मुझे पता थे, मैंने आपसे वो करे थे, सारी चीजें करी थी, और जो जो इंपॉर्टेंट चार्ट्स और टेबल्स थे या वो मैंने रखे हुए थे। और जो मुझे लगता था ये मुझे भूल जाएगा, लाइक लंबोसेक्रल प्लेक्सिस है, उसकी जो नर्वस होती है, रूट्स कौन कौन से है, वो इंसान को भूल जाती है। तो या वो सही चीजें मैं कहा। बार बार वो रिवाइज करता था। ओके और जो मुझे लगता था नहीं ये चीजें मुझे आती है अच्छे से, उनको मैं कम टाइम देता था। ओके। एंड डॉक्टर आकिब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप एफएमजी की प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर ड्यूरिंग एमबीबीएस आपने जो नोट्स हैं वह हैंड रिटन बनाए थे कि डिजिटल नोट्स बनाए थे? सर ड्यूरिंग जो मेरे इयर्स थे, एमबीबीएस के इयर्स थे, उनमें मैं मोस्टली ज्यादा जो टेक्स्ट बुक्स है वो रेफर करता था, और मैं टेक्स्ट बुक्स पे ही नोट करता था कि कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। और जो मुझे लगता था जैसे वही जो वोलेटाइल टॉपिक्स है, वोलेटाइल चीजें हैं, या उनको मैं नोट डाउन करता था वो स्टिकी नोट्स पे, और वो मैं बार बार रिवाइज करता था। जो लगता था फॉर एग्जाम्पल मोस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस जो होते हैं, बाकी चीजें जो होती है, फिजिकल फाइंडिंग्स जो होती है, जो लगता था ये भूल जाएंगी, उनको मैं नोट डाउन करता था और उनको मैं रिपीटली पढ़ता था। लेकिन जब पहली बार मैं बुक से पढ़ता था तो मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर करता था। जब इंसान कंसेप्ट क्लियर करता है तो उसको बहुत सारी चीजें जो है वो माइंड में रिटेन हो जाती हैं। अब या वो सही चीजें कहा। उसमें से भूल जाती है जो वोलेटाइल होती है, और उन वोलेटाइल चीजों को मैं लिखता था कि मैं खुद ही वो परसीव कर पाता था कि नहीं ये चीजें मुझे आज शाम तक याद रहने वाली है, ये कल को ही भूल जाएंगी। तो वो चीजें मैं नोट डाउन करता था, वो मैं रिपीटेडली फिर देखता था। ओके, तो मेनली आपने बुक्स के अंदर ही राइट डाउन किया है, और जो हाँ आपको सर। चीज़ लगती है कि ये थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रही है तो आप उसे अलग ब्लैंक पेपर पे मतलब राइट डाउन करके उसे चिपका देते थे कहीं। नोट। ओके। हाँ सर। हाँ एंड सर। देन फिर इसी तरह से डिवीजन करते थे। हाँ सर। ओके। आपने जो क्यू बैंक की प्रैक्टिस है वह कब से स्टार्ट की एग्ज़ाम के? जस्ट लाइक 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, कब से? मैं सर वहां पे जब मैं था जब मैं आई थिंक थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जब हम थे तो ओह। उस टाइम, क्योंकि हमें एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होते हैं वहां पे भी, ओहो, तो तो उससे हम वहां सॉरी। पे प्रिपेयर करते रहते थे। लाइक हमें एनाटॉमी में भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते थे पहले ईयर से ही। ओके तो ओके। हम कंटिन्यूसली क्वेश्चंस एमसीक्यू पहले से ही प्रैक्टिस करता था। लेकिन एक्टिवली एफएमजी के लिए मैंने प्रैक्टिस 2-3 महीने एग्जाम से 2-3 महीने पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। ओके, तो 3 मंथ बिफोर आपने एकदम एक्टिवली प्रैक्टिस की, एंड देन फिर आपने उसके बाद इतने 236 इतने अच्छा स्कोर गेन किया। थैंक यू ओके। सो मच सर। एंड आप कोई आपकी ऐसी हैबिट शेयर कर सकते हैं जिससे आपको जो आपका मेन एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा आउटपुट मिला हो? मैं ये बोलूंगा कि स्ट्रेस नहीं लेना है। ओह।
आराम से एक स्ट्रेस लेना है, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में लेना है कि नहीं। हाँ, एक चीज होता है कि एग्जाम है, स्ट्रेस लेना है थोड़ा सा, क्योंकि अगर स्ट्रेस नहीं ले तो पढ़ेंगे भी हाँ, नहीं। वो तो सही है। थोड़ा सा स्ट्रेस लेना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अगर बोलो इसी प्रिपरेशन में, वो स्ट्रेस को मैनेज करना है कि हो जाएगा। अगर आपने प्रिपेयर किया है, कंसिस्टेंट रहे हैं, एवरीडे पढ़ाई की है, तो हो जाएगा। जब आप पढ़ते हो उस टाइम लगता है, कभी ना कभी ऐसा लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होना, क्योंकि इतना बल्क होता है, 19 सब्जेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा सिलेबस होता है कि इंसान को लगता नहीं मुझसे नहीं होगा, इतना कहाँ याद रहने वाला, और पता नहीं वहां एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। तो इंसान को ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन उसमें ये सोचना चाहिए कि मैंने 6 years अपने दिए हैं इसमें, तो बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारा जो कंटेंट है वो मेरे माइंड में होगा, चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड में भी हो या कहीं पे भी, लेकिन एट द एंड जब आप क्वेश्चन देखते हो वो चीजें आ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं यही कहूंगा, स्ट्रेस को मैनेज करो, और जब आप पढ़ रहे हो लग रहा है कि नहीं अभी मैं टायर्ड हो गया हूँ, थोड़ा रेस्ट ले, और फिर वो टॉपिक पढ़े जो आपको इंटरेस्टिंग लगे। ओके। अब अगर आप फ्लिप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है ऐसा कि नहीं ये मुझे क्लियर करना है, अभी करना है, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मुझे ओप्था बहुत टफ लगता था, तो मैं क्या करता था, उसको पार्ट्स में जब लगता था नहीं अभी माइंड फ्रेश है, थोड़ा सा पढ़ लूंगा, जब पढ़ता जब लगता था नहीं ये टफ है, अब समझ नहीं आ रहा, तो उसको साइड पे रख के कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ता था जो मुझे ईजी लगता था, तो वैसे ही प्रिपेयर करता था। ओके। तो ओवरऑल आपका बोलने का मतलब है कि कंटिन्यूटी रखनी है, डेली कोई ना कोई चीज़ ज़रूर पढ़नी है, एंड हाँ देन सर, जब भी कंटिन्यूसली आपको कोई पढ़नी है। चीज़ लगे कि यार मुझे जस्ट लाइक आप ओप्टा पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि ये टफ है, तो ओवरऑल फिर आप सब्जेक्ट चेंज कर दो और आप पहले हाँ उन सर, टॉपिक्स को, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ो जिन्हें आपको पढ़ने में मज़ा आता हो, जस्ट लाइक आपको मजा इंटरेस्ट आता आता हो, हो। ताकि आप हाँ सर, रिग्रेट ना हो, आप डिप्रेस ना हो। आपको रिग्रेट ना हो, हाँ सर, आपको वो नेगेटिव थॉट्स ना आए, और आपको वो जब आप कुछ पढ़ते हो आपको वो समझ आता है, तो आपको खुद ही बूस्ट मिल जाता है कि नहीं अब मुझे और सीखना है। और जब आपको वो माइंड में आता है कि नहीं मुझे और पढ़ना है, तो अब उस टाइम आप वो सब्जेक्ट भी पढ़ कर सकते हो जो आपको पहले टफ लगता था। सही सही सही। ओके, तो डॉक्टर आकिब, अब हम आपके मेन एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने जो टू पार्ट में आपका एग्ज़ाम होता है, पार्ट ए पार्ट बी, और ईच पार्ट के अंदर 150 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे क्योंकि माइनस मार्किंग है ही नहीं। ओके, तो हाँ सर, आप उन कंप्लीट। 300 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के लिए मतलब श्योर थे कि ये क्वेश्चंस मेरे 100% करेक्ट ही होंगे, इन्हें कोई भी गलत नहीं कर सकता? सर तो मैंने क्या किया, जब मेरा एग्जाम स्टार्ट हुआ तो पहले 150 क्वेश्चन से मिक्स्ड होता है, ऐसे नहीं होता, लेकिन मेजरली पहले फर्स्ट पेपर में बेसिक्स ही होते हैं, लेकिन मिक्स्ड होता है, बाकी ओके सब्जेक्ट्स भी इसमें आ जाते हैं। ओके ओके। लाइक मेडिसिन के भी टॉप ए क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट पेपर में, तो मिक्स होता है, ऐसे ये नहीं होता कि पहले 150 सिर्फ बेसिक्स के होते हैं, ओहो, तो क्वेश्चंस मिक्स हो जाते हैं। मतलब ऑल 19 तो सब्जेक्ट्स मिक्स होंगे मतलब? हाँ सर, हाँ सर। ओके ओके। सबसे पहले मैंने क्या किया, जब मैंने स्टार्ट किया, तो मैं अटेम्प्ट जब कर रहा था, जो मुझे लग रहा था ये श्योर है, तो मैं आगे बढ़ता था। जो मुझे लगता था कि नहीं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं वो रिव्यू में रखता था, क्योंकि आपको टाइम की कोई टेंशन नहीं होती है वहां पे। टाइम अच्छा खासा 300 मिनट्स होते हैं, तो आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, ओके ओके। आराम से हो जाता है। तो जब आप क्वेश्चन करते हो, तो मैं क्या करता था, जो मुझे लगता था कि ये श्योर है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता था। जब मैं वो क्वेश्चन पढ़ता था, जब मुझे लगता था कि नहीं इसमें मैं फॉर एग्जांपल दो ऑप्शंस पे कंफ्यूज हूँ, ये हो सकता है ये हो सकता है, उसको मैं रिव्यू में रखता था। ओके ओके। तो जब मैंने कंप्लीट 150 अटेम्प्ट किए, तो मैंने देखा कि मैं श्योर कितनों में था। तो वो आते थे पहले पेपर में, आई थिंक 110। 110, अच्छा स्कोर है, यस बहुत सर, ज़्यादा। जिनपे मैं, हाँ जिसमें मैं श्योर था। ओह। और फिर जब मैंने वो बाकी देखे, उनको मैंने फिर से एक बार देखा, और जिसको मुझे लगा कि मुझे ऐसे ये श्योर है कि नहीं, अब मुझे लगा कि नहीं ये टॉपिक नहीं, इसमें ये ऑप्शन नहीं, ये वाला ठीक है, तब मैं कर रहा था। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने पहले लगाया था, मैं उसी पे रहा, मैंने ज्यादा आंसर्स चेंज नहीं किए। ओके ओके। अगर किसी में एक्सेप्शनल, किसी में मुझे लगा नहीं नहीं इसका ये है, उसमें मैंने चेंज किया। लेकिन मैं यही उनको भी बोलूंगा, बच्चों को जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, कि जो आप पहले दे रहे हो वही रखो, जिसपे आप श्योर हो उसी पे 100% श्योर हो कि नहीं ये मैंने गलत लगाया, ये है इसका, तब आंसर चेंज करो। ओके वैसे ओके। जब आप दूसरी बार रिव्यू करते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हो, आपने सही लगाया होता है, फिर दूसरी बार नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, फिर गलत लगा देते हो। ओके वैसे नहीं करना, जब आप श्योर हो तब आंसर चेंज करना है, तब तक आंसर चेंज नहीं करना है। ओके। तो फिर हमें ब्रेक हुई, तो मुझे 100 to 110 तक तो श्योर था, क्योंकि मैंने वो उसमें रखे हुए थे। लेकिन फिर भी लग रहा था कि उतना अच्छा पेपर नहीं हुआ। सही सही। फिर जब मैं दूसरे के लिए गया, दूसरे पेपर के लिए, क्योंकि थोड़ी सी ब्रेक होती है बीच में, फिर हम दूसरे पेपर के लिए गए, तो उसमें भी मैंने यही फॉलो किया। जो मुझे सही लग रहा था, तो उसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता था, जो मुझे लगता था कि ये नहीं आ रहा है, तो उसको मैं रिव्यू में रख रहा था। ओके मैं ओके। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता था पहले, मतलब इसी क्वेश्चन पे
लगा रहा हूँ। लगता था कि आता है, श्योर हूँ तो देता था। लग रहा था कि नहीं आता है, फिर देखता हूँ 4 में से कौन सा 4 में से कौन सा हो सकता है, उस पे क्लिक करके मैं रिव्यू में रखता था। ओके। फिर नेक्स्ट टाइम जब सारा हो जाता, 150 क्वेश्चंस हो गए, फिर मैंने उन क्वेश्चंस को फिर से रिव्यू किया। तो उसके बाद जो मुझे लग रहा था कि इसको चेंज करना चाहिए, जिसमें मैं श्योर था उसको चेंज किया। उसमें भी लगभग मैं 100 तक श्योर था। ओके, ओके। दूसरे पेपर भी मैं 100 तक श्योर था। और जब बिफोर रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 200 से अबव ही होंगे, लेकिन इतने होंगे, एग्जैक्ट कितने होंगे वो नहीं पता था, या। लेकिन ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 200 से अबव ही होंगे। ओके। तो ओवरऑल मतलब आपने पेपर फर्स्ट में नियर अबाउट 110 क्वेश्चन के लिए आप श्योर थे कि दीज आर हाँ 100% सर, करेक्ट, एंड पेपर टू में 100% आप मोर देन 100 मतलब 105 मान लीजिए 100। कि इतना में श्योर थे हाँ कि सर, करेक्ट है। एंड देन जब करेक्ट। आप सेकंड राउंड लेते थे पेपर का, तो जिनमें आप श्योर है उनका आंसर चेंज नहीं करते थे। नो सर, ओके। चेंज नहीं जो किया। जिनमें आपको डाउट लग रहा है कि टू ऑप्शंस मतलब फोर में से आपने टू ऑप्शन कट कर दिए और आपको टू ऑप्शन में डाउट है, तो फिर आप उन्हीं हाँ। क्वेश्चंस के आंसर को चेंज करते थे। नहीं सर, चेंज नहीं, जो मैं पहले देता था ओह। वही रखता, जिसमें मैं श्योर था कि नहीं फर्क, ये दो ऑप्शन है जिसमें मुझे सेकंड टाइम जब मैं रिव्यू कर रहा था इसमें लग रहा था नहीं ये वाला श्योर है, तब मैं आंसर चेंज कर रहा था। फॉर एग्जांपल मैंने किसी में ऑप्शन सी लगा दिया हो, लेकिन जब मैंने फिर से रिव्यू किया उसमें मुझे नहीं लगा, नहीं जब मुझे लगा नहीं इसमें मैं 100% श्योर हूँ, आप नहीं सी नहीं डी है, तब चेंज कर रहा था। जब लग रहा था, जब फिर से कंफ्यूजन ही लग रही थी, तो मैं पहले वाले को ही रहने देता था, ओके। तो चेंज नहीं करता। मतलब कि रिवीजन करते टाइम आपको जिन क्वेश्चंस में डाउट था तो आपने उन क्वेश्चन का आंसर चेंज ही नहीं किया, एज इट इज़ वही क्वेश्चन रहने नहीं दिए। सर, ओके, ओके। जो हाँ सर, जो पहले दिया था वही रखा। तो वही ऑप्शन बाद में रखा। ओके, ओके। हाँ, तो डॉक्टर आकिब, अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब कि आप इंडिया में इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं? सर मैं एक तो इंटर्नशिप भी कंटिन्यू करने और दूसरा मैं नीट पीजी के लिए भी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। अभी तो थोड़ा सा मस्ती के साथ ही थे, एग्जाम हो गए थे रिसेंटली, तो अभी रेस्ट ही कर रहे थे, लेकिन अब जल्दी से स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन भी हाँ, नीट सही पीजी है, के लिए। मतलब सेलिब्रेशन भी ज़रूरी है कि ज़्यादा पढ़ाई भी ख़राब होती है। सही, सही। एंड अभी आप इंटर्नशिप मतलब कहाँ पे, जम्मू में करोगे कि कहीं और जगह सोचा है आपने इंडिया में? नहीं सर, यहीं पे करेंगे, जम्मू में। जीएमसी में, यहीं जीएमसी श्रीनगर में। जीएमसी श्रीनगर। ओके, ओके, बढ़िया। हाँ। एंड इस इंटरव्यू को फिनिश करने से पहले डॉक्टर राशिद, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप अपने जूनियर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ताकि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए? सर सबसे पहले मैं वो उन स्टूडेंट्स को बोलूंगा जो अभी फाइनल ईयर में है या अभी प्रिपेयर कर रहे हैं एफएमजी एग्जाम के लिए, और जिनकी डिग्री खत्म हो गई, उनको मैं बोलूंगा सबसे पहले रिलैक्स रहे। एक सेकंड सर, मैं उनको, सर मैं फिर से रिपीट इट्स करता ओके। हूँ सर। जो स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर में है या जो स्टूडेंट्स जिन्होंने जो ऑलरेडी ग्रेजुएटेड है और प्रिपेयर कर रहे हैं एफएमजी के लिए, उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले आप काम रहें, स्ट्रेस ना लें और आराम से पढ़ाई करें, कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि आपने 5 इयर्स ऑलरेडी दिए हैं, एक मेडिकल स्कूल है, आपने वहां से क्लियर किया है, आपने वो सब्जेक्ट्स पास किए हुए हैं, तो इसका मतलब आपने पढ़ा हुआ है। जब आपने सब्जेक्ट्स पास किए तो इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ा हुआ है, तो वो कॉन्फिडेंस रखे कि मैंने 5 साल दिए हैं इसको, मैंने पढ़ा हुआ है, आई अब मुझे बस कांस्टेंट रहना है, बस और पढ़ाई करनी है और मेरा ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। पहले ये। दूसरा ये कि वही जो मुझे लगा, जो प्रोडक्टिव था, कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट लग रहा है कि ये मुझे अच्छे से आता है, उसको कम टाइम दे, और जो लग रहा है आपको जो वीक है उसको स्ट्रांग बनाए। ओके, ओके। और ये कि जब आप पढ़ रहे हो एक ही सब्जेक्ट पे स्टक ना रहें कि एक ही, फॉर एग्जांपल किसी को सर्जरी पढ़नी है तो वो कंटिन्यूसली सर्जरी पढ़ रहा है, नहीं, डिवाइड करो सब्जेक्ट्स को। फॉर एग्जांपल एक ही दिन में एटलीस्ट दो सब्जेक्ट्स पढ़ो, मेजर टाइम पे मेजर सब्जेक्ट पढ़ो, और जो लेस टाइम है 1/3 ऑफ द टाइम जो होगा उस टाइम आप कोई माइनर सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। और बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, मैं उनको यही बोलूंगा कि अभी से कंसेप्ट क्लियर करो। जब आप वो कंसेप्ट क्लियर करोगे तो आपके लिए बहुत बहुत ईजी रहता है एफएमजी के लिए प्रिपेयर होना। ओके। क्योंकि ऐसे अगर आप देखोगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि लास्ट 3 मंथ्स में ही आप अपनी सब्जेक्ट सारे कवर करो। तो जब आप पहले से ही पढ़ रहे होते हो, लाइक मैं आप पर्सनल बताऊं, मैंने फिजियोलॉजी हो, एनाटॉमी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, बहुत अच्छे से पढ़े थे। तो उससे मुझे क्या हुआ, आगे जब हम मेजर पढ़ते थे, क्लिनिकल पोस्टिंग्स पे होते थे, तो हमें इजी होता था मेडिसिन पढ़ना या सर्जरी पढ़ना। तो जब आगे बढ़ते थे तो वो मेजर सब्जेक्ट्स इजीली हो जाते थे। फिर जब एफएमजी की प्रिपरेशन की,
तो जब पढ़ रहे होते थे तो वो चीजें रिटेन हो जाती थी, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर थे, पढ़ा हुआ था, तो वो चीजें याद आती थी। बस वो चीजें भूल जाते, जो वोलेटाइल चीजें हैं उनको जब रिवाइज करते तो वो भी दिमाग में रहती थी। तो मैं उनके लिए ही उनको यही बोलूंगा कि पहले से ही आप कंसेप्ट क्लियर करें, फिर एफएमजी बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। और बस एवरीडे पढ़ते रहे, गिव अप नहीं करना है। जब लगे नहीं ज्यादा हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, उस टाइम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, कोई मसला नहीं होता, ये इजिली हो जाएगा। और बेसिक साइंस मैं बोल रहा हूँ, वो की है, बेसिक सब्जेक्ट्स क्लियर करो। और बेसिक सब्जेक्ट्स क्लियर करने के लिए मैं बताऊंगा, फॉर एनाटमी फॉर एग्जांपल है, या बायोकेमिस्ट्री है, मैंने सर से देखे, टीसीएमएल से, आप एक बार देखें, यू विल फॉल इन लव विद इट, और फिर आपको एनाटमी, फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री हो, इनकी कोई टेंशन नहीं रहेगी। इतने इजीली से आपको एनाटमी वो ना टिप्स पे रह जाती है। तो ओवरऑल मतलब आपका बोलने का मीनिंग ये है कि ओवरऑल आपको फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स एनाटमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री पर फोकस करना है। अगर हाँ आपने सर, इन तीनों सब्जेक्ट्स को कर लिया तो एफएमजी में ज़्यादा लोड नहीं आने वाला आपको, एकदम इजीली आप तो क्रैक नहीं, कर क्योंकि पाओगे। हाँ, फिर जो बाकी मेजर सब्जेक्ट्स भी होते हैं वो भी आप इजीली कर सकते हो हाँ, मतलब फिर। अंडरस्टैंड समझ पाओगे कि इन तीनों के थ्रू। हाँ सर। ओके ओके। हाँ सर। एंड थैंक यू डॉक्टर आकिब कि आपने टीसीएमएल पर आकर अपना इंट्रोडक्शन दिया। एंड अगेन थैंक यू सो कॉन्ग्रेचुलेशन मच डॉक्टर सर, आकिब। आपकी वजह से बेसिक स्ट्रांग हुए, जिसकी वजह से ये रिजल्ट्स आए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके। एंड थैंक यू सो मच आकिब। थैंक यू सो मच ओके। सर।